हाय गाइस, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ एक्सप्लेनर वीडियोस। पहले एक्सप्लेनर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो नई यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं, जिस गाइडलाइंस के अंदर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्विटी सेल्फ ब्रांड की बात की थी, जिसको लेके बहुत सारा प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ था। तो वो यूजीसी रेगुलेशंस जिस रिपोर्ट के तहत बनाई गई थी, आज हम उस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। राज्यसभा की एक कमेटी बनी थी। कमेटी तीन इट वाज 317 कमेटी। उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। तो इस रिपोर्ट को हम दो पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। जो पहला पार्ट है, जो कि आज का पार्ट है, उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि उस कमेटी ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, जिनको सरकार ने 2019-2020 के आसपास उनको एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्राप्त किया था। उन इंस्टीट्यूट से राज्यसभा की कमेटी ने कुछ सवाल पूछे थे, और उन सवालों के उन इंस्टीट्यूट ने क्या जवाब दिए हैं, और उन सवालों के जवाब को देखकर हम ये एक विल ट्राई टू मेक आउट आइडिया कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्या है। अब आपको मैं ये बता दूं कि आर्टिकल 15(5) के अंदर बेशक जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15(5) है, उसके अंदर SC ST OBC के रिजर्वेशन से के रिलेटेड जो बातें बोली गई है एक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लेकर, वो कुछ ऐसी हैं कि आर्टिकल 15(5) एम्पावर करता है हमारे पार्लियामेंट को कि वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर भी एक रिजर्वेशन रिक्वायरमेंट रखे SC ST OBC के अकॉर्डिंग टू द रूल्स। लेकिन आज के टाइम पे इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर कोई भी रिजर्वेशन अलाउ नहीं होता। जो रिजर्वेशन है वो खाली आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज है, खाली उसमें देखने को मिलता है। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि हम इस वीडियोस को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस ने जो रिप्लाई किया है, जो IOEs है, उन्होंने जो अपना रिप्लाई दिया है अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो प्रपोर्शन है उनके स्टूडेंट का, जो उन्होंने वो प्रेजेंट किया है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे जिन एरियाज के अंदर रिजर्वेशन नहीं लगता, उन एरियाज में आपका रिप्रेजेंटेशन की क्या कंडीशन है। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी एरिया के अंदर रिजर्वेशन नहीं लग रहा और वहां पे आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिजर्वेशन ने अपना काम कर दिया है और धीरे धीरे रिजर्वेशन को रोल बैक करने की जरूरत है। लेकिन अगर उन एरियाज में जहाँ पे रिजर्वेशन की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और वहां पे आपको कोई भी रिप्रेजेंटेशन का कोई भी ऐसा आपको रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखने को मिलता है कि वो प्रॉपरली नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब रिजर्वेशन को और प्रॉपरली अप्लाई करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिट्स पिलानी ने अपने स्टूडेंट्स के बारे में क्या डेटा प्रेजेंट किया। अब ये डेटा अगर आप देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग डेटा है। बिट्स पिलानी ने अपने पिछले 4 साल का 21-22 से लेकर 24-25 तक का डेटा प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर उन्होंने अपने लगभग लगभग 4,000-5,000 के आसपास उसके स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा उसने प्रोवाइड किया है। अब आप इंटरेस्टिंगली अगर आप इसमें चीज देखेंगे कि OBC, ST और SC का जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, एक्सेप्शन में आप डाल सकते हैं एक आधा साल, लेकिन मोर और लेस वो 15-20% से ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट 15% भी बहुत ही होगा अगर आप ग्रैंड टोटल को और OBC, SC, ST के रिप्रेजेंटेशन चेक करेंगे। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है EWS का। अब EWS जो है वो एक ऐसा रिजर्वेशन है 10% का, जो कि किन को मिलता है? ये मिलता है उन लोगों को जो कि OBC, SC, ST कैटेगरी में नहीं आते, जो कोट एंड कोट जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब मैं आपको पहले ही चीज क्लियर कर दूं कि जनरल कैटेगरी जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है। जो जो कोट एंड कोट अपर कास्ट जो क्लास है, वो कहने को तो जनरल कैटेगरी के अंदर आती है, लेकिन जनरल कैटेगरी जो है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, इट इज ओपन टू ऑल। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट भी है। लेकिन EWS का जो कोटा है उसको आए हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन और SC ST तो OBC का जो रिजर्वेशन की क्राइटेरिया है वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है। बहुत टाइम तो नहीं बोल सकते, ऑब्वियसली बात, हम इंडिपेंडेंस की बात ही मिला था उसको 70 साल भी आप मिला जुला 70 साल भी नहीं कह सकते। OBC का रिजर्वेशन तो बहुत ही रिसेंट है। SC ST का फिर भी है, लेकिन SC ST का भी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रॉपर रिजर्वेशन है, उसको भी 70 साल नहीं हुआ अभी अप्लाई हुए। लेकिन EWS का जो रिजर्वेशन है उसको आया हुआ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और EWS का जो रिजर्वेशन है वो खाली एक पर्टिकुलर कास्ट को मिलता है, जो कोट एंड कोट अपर कास्ट है, जो कि OBC, SC ST की कैटेगरी में नहीं आती। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो EWS का जो रिप्रेजेंटेशन है वो SC ST से कहीं ज्यादा है। अब इसका जो रीजन है, आप देखिए रीजन अब आपको पता है कि ऐसा क्यों है। लेकिन इसका रीजन अगर हम जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ने क्या इसका आंसर किया है, और इसका जो प्रॉपर आंसर है वो OP जिंदल वालों ने दिया है, तो हम उसके रिप्लाई को भी देखेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ब्रिट्स पिलानी के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितनी
आप बोल सकते हैं लॉप साइडेड है। लॉप साइडेड मतलब कि एक तरफ झुकी हुई है, कि जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन के 15%, 15-16% आप एससी की पॉपुलेशन लगा लीजिए, एसटी की जो पॉपुलेशन है वो 7-8% के आसपास है। वो प्रॉपर हमारे पास डेटा नहीं है 2026-27 में जो कास्ट सेंसस होना है उसके अंदर इनका जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन का वो निकल कर आएगा। लेकिन अगर आप 15 और 7% भी मान ले, जो कि कलेक्टिवली 22-23% के आसपास बैठता है, तो एस सी एस टी मिला के 25% के आसपास होने चाहिए। और ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो शुड बी समवेयर अराउंड 50-60%। अगेन दीज आर नॉट एग्जैक्ट फिगर्स, जब एग्जैक्ट फिगर तभी आएंगे जब एक कास्ट सेंसस होगा। लेकिन अगर आप इनके रिजर्वेशन को देखिए और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को देखिए तो आपको एक पिक्चर देखने को मिलती है कि इवन इफ यू बिलोंग टू दैट अपर कास्ट कैटेगरी एंड यू आर पुअर, बट स्टिल you are able to get into a institute like बिट्स पिलानी एज कम्पेयर टू दी एस सी एस टी। देखिए ईडब्ल्यूएस का भी रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं है, मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो ईडब्ल्यूएस का भी रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं है। और हमें उन लोगों पे फोकस करने की भी जरूरत है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड हमारी सोसाइटी में कौन लोग हैं ये तब तक नहीं पता लगेगा जब तक आप सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे। बहरहाल अगर हम बिट्स प्लानिंग से आगे बढ़े और ओपी जिंदल का डेटा चेक करें तो ओपी जिंदल के डेटा के अंदर भी आपको थोड़ी बहुत सेम पिक्चर देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू दी अदर कैटेगरी। आप ओपी जिंदल वाले ने अपना ईडब्ल्यूएस का डेटा नहीं दिया है, उन्होंने खाली एस सी एस टी ओबीसी और जनरल स्टूडेंट्स का डेटा दिया है। और काफी इंस्टीट्यूट ने ये बोला है कि भाई हमने हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल 15(5) है 15 सबसेक्शन 5 वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के ऊपर कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो अपने एडमिशन के दौरान बच्चे को किसी भी तरह का रिजर्वेशन दे। हाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है जो कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन उनके ऊपर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है शायद इसीलिए एक रीजन है कि यहाँ पे आपको एस सी एस टी और ओबीसी का उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम देखने को मिलता है। अब इसके अंदर ओपी जिंदल ने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया है। अगर आप इस जवाब को पढ़ेंगे तो वो बताते हैं कि द कमिटी वॉज इन्फॉर्म्ड दैट स्टूडेंट फ्रॉम एस सी एस टी ओबीसी कम्युनिटी ऑफन एनकाउंटर, अब ये इंपॉर्टेंट है, बैरियर सच एज लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अबाउट हायर एजुकेशन। कि एस सी एस टी ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन कम है वो इसीलिए कम है क्योंकि उनको हायर एजुकेशन के बारे में इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, पैसे नहीं है, गरीब है, दे कम फ्रॉम अ इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड एंड डिस्पैरिटीज इन स्कूल एकेडमिक सपोर्ट। डिस्पैरिटीज मतलब भेदभाव, डिस्पैरिटीज मतलब अनइक्वलनेस। और इसके अलावा ज्योग्राफिकल लोकेशन है, डिजिटल एक्सेस है, सोशल सर्कमस्टांसेस। अब ये सोशल सर्कमस्टांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या है? इट सिंपली मीन्स कि उन लोगों को उनके कोट अनकोट लोअर कास्ट होने की वजह से उनको एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से दूर रखा जाता है। अब ये जो बैरियर है, जो सोशल बैरियर है, वो दोनों तरफ से काम करता है। आपके जो इमीडिएट सराउंडिंग है वहां से भी काम करता है और आपके जो अकेडमिक सपोर्ट है वहां पे भी काम करता है। ऑल्सो इन्फ्लुएंस देयर एबिलिटी टू एक्सप्लोर एंड परस्यू अपॉर्चुनिटीज इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। सो ओपी जिंदल जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो खुद मानता है कि जो एस सी एस टी और ओबीसी है they face structural and social barriers that affect their access to higher education opportunity. There is also a notable disparities in academic preparation, especially due to gaps in school level support and guidance. अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, अगर मैं आपको इसकी लास्ट लाइन पढ़ाऊं तो इसकी लास्ट लाइन कहती है इवन लेसन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीट मेरिट रिक्वायरमेंट, हाउएवर द जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जीजीयू ensures equal opportunity access to all students based on equality, inclusion and non-discrimination. अब हालांकि यूनिवर्सिटी अपने एंड पे तो ये ट्राई करती है और आई एम श्योर कि वो अपने एंड पे बहुत अच्छा ट्राई कर रही होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है मेरिट का। अब बहुत सारी जो आर्ग्यूमेंट है जो आपको इन वीडियोस में देखने को मिलती है, स्पेशली खासकर यूजीसी रेगुलेशन के बाद बहुत सारी ऐसी इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अंदर चैनल्स हैं जो कि स्पेशली एस सी एस टी एट्रोसिटीज एक्ट है उसको टारगेट कर रहे हैं। एस सी एस टी एट्रोसिटीज को या एस सी एस टी को रिलेटेड जो बजट के अंदर प्रोविजंस है उन प्रोविजंस को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि उन्हीं की वजह से देश का जो ग्रोथ है, देश का जो प्रोग्रेस है वो रुका हुआ है। हालांकि उनका एक अपना एजेंडा है। अगर हम फैक्ट्स पे बात करें, अगर हम जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनके रिप्लाई पे बात करें तो ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है मेरिट का। अब मेरिट का देखिए मतलब क्या होता है। मेरिट और प्रिविलेज के बीच में देखिए ज्यादा फर्क नहीं। बहुत सारे लोग हैं वो प्रिविलेज होते हैं इसलिए वो मेरिट होते हैं और फिर अपने वो प्रिविलेज को भूल के मेरिट की बात करते हैं। देखिए जिस बंदे को प्रिविलेज मिलती है, आप देखिए जरूरी नहीं है कि हर प्रिविलेज वाला बंदा मेरिटोरियस होगा। अगर आपके पास प्रिविलेज है इसका मतलब आपके पास रिसोर्सेज है। अब वो रिसोर्सेज फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं। रिसोर्सेज अब एक तरह के नहीं होते। रिसोर्सेज ये भी हो सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ने अपना गांव वगैरह छोड़कर
एक शहर में, एक अर्बन एरिया में रहने का फैसला किया, वहां पे रेंट पे रहे, बहुत ही मीनियल जॉब्स करी, थोड़ा 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 पैसा सेव करके आपको प्रॉपर एजुकेशन दी, तो आपके पास भी प्रिविलेज है। और ये प्रिविलेज हर सोसाइटी के, हर कास्ट के बंदे के पास नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक कास्ट के पास है, बाकी कास्ट के पास नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अगेन मैं ब्रॉडली बहुत ही लिबरली ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। जनरल कास्ट के पास भी है, एससीज के पास भी है, एसटीज के पास भी है, ओबीसी के पास भी है, लेकिन उन कैटेगरीज के अंदर हर किसी के पास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के पास है, वो एससी एसटी ओबीसी के पास नहीं है, उनके पास भी है, उनके लिमिटेड चंक्स के पास है। लेकिन मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि जब आपके पास वो प्रिविलेज आती है, या तो आप उस प्रिविलेज का यूज कर सकते हैं, अच्छी तरह यूज करेंगे तो आप मेरिटोरियस बने। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उनके पास ये प्रिविलेज अवेलेबल है, लेकिन उनके पास वो उस प्रिविलेज को यूज नहीं करते, एंड दे डू नॉट बिकम मेरिटोरियस। सो मेरिटोरियस अपने में कोई चीज नहीं है, मेरिट अपने में कोई चीज नहीं है। मेरिट कोई बचपन से जब वो पैदा होता है तो अपने साथ मेरिट लेकर नहीं आता। मेरिट उसको उसका एनवायरमेंट बनाता है। मेरिट अगर वो पढ़ना भी अगर चाहता है, वो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, वो एक मान लीजिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन अगर उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो माफ कीजिएगा, उसके पास मेरिट भी नहीं होगा। वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आपकी प्रिविलेज आपका मेरिट डिपेंड करती है, नॉट दी अदर वे अराउंड। तो यहाँ पे अगर आप ओपी जिंदल का रिप्लाई अगर आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को ये मिलेगा कि एससी एसटी ओबीसी के पास इन यूनिवर्सिटीज में एंटर करने से पहले ही जो एक बैरियर लगा हुआ है, उस बैरियर को तोड़ने की जरूरत है। खैर, अगर हम शिव नादर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो उन्होंने दो डेटा दी। उन्होंने एक डेटा दिया है जो उनके क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स का डेटा है। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बताया कि भाई ऑलमोस्ट 3300 स्टूडेंट्स के अंदर 2700 जो है वो जनरल कैटेगरी के हैं। अगेन एस सीज एंड एस टीज दे आर वेरी नॉट, उनका आप डेटा लो भी नहीं बोल सकते, वेरी अबिस्मली लो। और ये वर्ड इस कमेटी के अंदर हुआ है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस कमेटी ने क्या क्या चीजें रिकमेंड करी थी। जो यूजीसी रेगुलेशंस आपको देखने को मिली है वो तो खाली उस रिकमेंडेशन का एक छोटा सा पार्ट है। उस कमेटी की रेगुलेशन, उस कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें बोली गई हैं जो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। और अगर आप शिव नादर यूनिवर्सिटीज का जो फैकल्टी का जो ब्रेकअप है, उन्होंने अपनी फैकल्टी का भी ब्रेकअप दिया है। अगेन आउट ऑफ 290, 200 लोगों ने नहीं आपको डेटा प्रोवाइड किया है। ये वॉलेंट्री बेस पे था, क्योंकि अगेन मैं बताऊं 15/5 के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अभी नहीं वो किया गया है, उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अभी नहीं बोला गया है कि आप अपने अंदर रिजर्वेशन लगाइए। लेकिन आउट ऑफ 290, जो 90 लोगों ने जो ये अपना डेटा प्रोवाइड किया है, उस 90 में से 70 जनरल कैटेगरी के आते हैं, 19 ओबीसी हैं, एससी का एक है, और एसटी का फैकल्टी में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब देखिए फैकल्टी के अंदर रिप्रेजेंटेशन का क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब एक फैकल्टी अपने स्टूडेंट्स को मान लीजिए इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताएगी, या आपकी इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बताएगी, या पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताएगी, तो एक कॉन्टेक्स्ट जरूरी होता है। वो कॉन्टेक्स्ट ज्यादातर आप तभी दे पाते हो जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से एक लिंक्ड होते हो, जिसको हम बोलते हैं कि आपका अपना एक एक्सपीरियंस है, जिसको हम लिव्ड एक्सपीरियंस कहते हैं। तो इवन दो आपकी जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, आपकी फैकल्टी बहुत अच्छी है, लेकिन पढ़ाने का या बच्चे को एक नॉलेज इम्पार्ट करने का जो तरीका होता है, जो एक इम्पैक्ट होता है, जो कनेक्ट होता है, वो ज्यादातर एक लिव्ड एक्सपीरियंस से आता है। तो शिव नादर यूनिवर्सिटी ने भी जब डेटा आपका जो आपके सामने डेटा है, तो डेटा को भी देखकर आपको क्या लग रहा है कि एस सी एस टी का, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे फैकल्टी हो, यहाँ पे फुल फैकल्टी का यूज हुआ है, क्योंकि एक कॉलेज के अंदर, एक यूनिवर्सिटी में नॉन फैकल्टी, एक नॉन टीचिंग स्टाफ भी होता है। यहाँ पे उन्होंने खाली अपना फैकल्टी की बात करी है, और अपने उन्होंने स्टूडेंट्स का डेटा दिया है। तो यहाँ पे भी आपको जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, बहुत ही कम देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। उसके बाद अशोका यूनिवर्सिटी। अशोका यूनिवर्सिटी ने हालांकि अपने स्टूडेंट से कोई ब्रेकअप नहीं दिया, लेकिन जो अशोका यूनिवर्सिटी है वो हरियाणा का एक एक्ट है, हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट, उसके अंदर अशोका यूनिवर्सिटी बनी है। और जो उस हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट है, उसका जो क्लॉज नंबर 35 की है, वो क्या बोलता है कि इस एक्ट के अंदर, हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर, जो भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बनेगी, उसका मिनिमम 25%, मतलब कम से कम 25% जो सीट्स हैं वो हरियाणा के बच्चों के लिए रिजर्व होंगी। तो इसका मतलब ये भी एक रिजर्वेशन आ गया। लेकिन ये रिजर्वेशन किसके बेस पे है, या फिर डोमिसाइल के बेस पे है। और उस 25% में से आउट ऑफ विच 10% सीट शेल बी रिजर्व स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट ऑफ द हरियाणा। तो पहली बात तो आपने 100 में से 25 सीटें रखी हैं हरियाणा वाले के लिए, और उस 25 में से 10% सीटें आपने किसकी रखी है, शेड्यूल कास्ट के लिए। और उसके अंदर भी मेरिट बेस्ड एडमिशन पॉलिसी हैज बीन अप्लाइड फॉर ऑल एप्लीकेंट्स बेस्ड बोथ ऑन हरियाणा स्टूडेंट एंड जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी वो जो बात है वो मेरिट की बात आती है, लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको बताया, मेरिट आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। मेरिट बनता है आपके सराउंडिंग से, मेरिट बनता है आपके प्रिविलेजेस से, आप
कि प्रिविलेजेस ने जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हैं, अगर आप उन रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे तो आपके पास मेरिट आएगा। आपके पास प्रिविलेज है लेकिन आप उनके प्रिविलेज से मिलने वाले रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज नहीं करेंगे तो आपके पास मेरिट नहीं आएगा। उसके बाद अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी है ना। अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाई दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई जब हम बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो हम उस एडमिशन के दौरान एक सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज इंडेक्स बनाते हैं। अब ये जो इंडेक्स है ये बनता है आपके जेंडर के बेस पे, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड जो हमारा अदर जो हमारे फीमेल जेंडर है उनके साथ भी बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ है। तो आपके जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन, फादर्स की एजुकेशन, मदर की एजुकेशन, हाउस होल्ड ऑक्यूपेशन, हाउस होल्ड एनुअल इनकम, रीजन एंड स्टेट के बेस पे आपका इंडेक्स बनेगा। उसके बाद एक एक स्टैटिस्टिकल मेथड लगाया जाएगा बेस्ड ऑन द इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, ताकि आप इस इंडेक्स को एक प्रॉपर फॉर्म में लेकर आ सकें। उससे जो आपका एक इंडेक्स स्कोर बनाया जाएगा जिसको हम एससीडी इंडेक्स बेस्ड स्कोर बोलेंगे, जो कि आपके इस यूनिवर्सिटी में एंट्री लेने के लिए जो आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं उस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर इस एससीडी को ऐड किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा, जिससे कि आपका एक एडजस्टेड एडमिशन स्कोर बनेगा। तो एक आप अपना एडमिशन टेस्ट दे रहे हो, एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, और उस एंट्रेंस टेस्ट के साथ साथ जो आपका एससीडी का जो स्कोर है उसको मिला के एक एडजस्टेड एडमिशन स्कोर बनाया जाएगा, और उस एडमिशन स्कोर के बेस पे आपकी एक मॉडिफाइड रैंक लिस्ट बनेगी। इसका मतलब अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने भी एक सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज लोगों के लिए एक प्रॉपर तरीका लगाया है। अब इसके अंदर जब आप इनका डेटा देखेंगे तो यहाँ पे जो डेटा है फिर यहाँ पे डेटा को थोड़ा 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 क्लियर होना स्टार्ट होगा कि एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज यहाँ पे अगेन SC ST से जो कंबाइंड कॉम्बिनेशन दे रखा है 15%, 21%, 18%, वो भी कम है, वो भी उनके 25% से कम है, लेकिन इट इज स्टिल बेटर। वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जब अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने जो अपना एसईडी स्कोर बनाया तो उन्होंने उन बच्चों के डिसएडवांटेज को इनकलकेट किया। अब ये इसके बावजूद है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एंट्रेंस टेस्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, जो यूनिवर्सिटी गेट तक पहुंच ही नहीं पाते। उसके बावजूद भी अगर आपने एक सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज दिया, आपने उनको एक प्रेफरेंस दी, आपने उनको एक एडवांटेज दी ओवर दी अदर स्टूडेंट, तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा बेटर हुआ। ज्यादा बेटर नहीं है, थोड़ा बेटर है, लेकिन अभी भी आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो एक ऑप्टिमम लेवल जो है, एक जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो होना चाहिए उसके आसपास नहीं है, बट इट स्टार्ट टू गेट बेटर वंस यू स्टार्ट गिविंग देम अ सर्टेन एडवांटेज। उसके बाद फिर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है। इसके अंदर मणिपाल एकेडमी ने अपने स्टूडेंट्स का कोई डेटा नहीं दिया है, लेकिन इसने अपने एम्प्लॉय का डेटा दिया है। ठीक है, हावेवर अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे लास्ट लाइन, दी मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन हैज प्रोवाइडेड कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ इट्स एम्प्लॉइज एज अंडर। तो उनके एम्प्लॉइज जो है, अब एम्प्लॉइज के अंदर दिस इज व्हाट आई एम गेसिंग कि एम्प्लॉइज के अंदर आपके फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों आते होंगे। तो एम्प्लॉइज के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो अगेन जो SC ST का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 10% भी नहीं है। इससे हमें क्या पता लगता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो ना कि सिर्फ स्टूडेंट लेवल पे कम है, वो फैकल्टी लेवल पे भी कम है। तो अगर ये रिप्लाईज आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से चेक करेंगे, अब देखिए ये रिप्लाईज किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के नहीं है, ये किसी ऐसे इंस्टीट्यूट की ऐसे कलेक्टिव के नहीं है जिसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। ये डेटा उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का है जहां पे रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। वहां पे आपको ये देखने को मिलता है, इस डेटा को देख के आपको ये देखने को मिलता है कि दिस कमिटी इज समवेयर, दिस रिपोर्ट वाज समवेयर ऑन द राइट ट्रैक। और यूजीसी रेगुलेशन जो लेकर आया गया था ताकि जो बच्चे उस इंस्टीट्यूट तक पहुंच जाते हैं उन बच्चों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं यूजीसी रेगुलेशन जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर जो मेन चीज थी, जो रिकमेंडेशन थी, उसको लेके हम एक दूसरा एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।